हेलो हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एरी गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं भी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय से भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 11 का जो हमारा पहला चैप्टर जो चल रहा था, इसका मैंने पहले भी 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आप वह वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का मैं जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जा करके उन वीडियो को सीरियल वाइज जरूर देखें, तभी जा करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अब जो है हमारा वीडियो जो है यूट्यूब पे रेगुलर आएगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा था जिसके चलते मैं जो है कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यूस रहेगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आप इसका 2 लेक्चर नहीं देखें तो आप जरूर जाकर के देखें, क्योंकि ये जो आपका जो है पहला अध्याय है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के को एक्सप्लेन किया है। जैसे आपका एग्रोनॉमी क्या है, इसका जो शुरुआत हुई है वो किस प्रकार से हुई है, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ है, वैदिक काल में क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल्स में आपको समझाया है। और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि आधुनिक कृषि का जो इतिहास है वो क्या रहा है, किस प्रकार से जो है चीज़ें धीरे धीरे विकसित होते गई, और अभी जो मॉडर्न जो हमारा इरा चल रहा है उसमें क्या क्या सी कौन कौन सी घटनाएं अभी कंटिन्यूस है, कौन कौन सी घटनाएं जो है जारी है, और कौन कौन सी जो है हमारी रिसेंट पास्ट में यानी कि हाल फिलहाल में जो घटी हुई है मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि आधुनिक कृषि के इतिहास में क्या क्या हुआ, और उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे किसकी, तो इसमें जो मुख्य रूप से जो घटना हुई है जो आधुनिक कृषि में, वो क्या हुआ है कि जो हमारा पहला जो प्रयास रहा है जो शुरुआती दौर में, वो पोषण के इर्द गिर्द घूमता रहा, यानी कि सभी वैज्ञानिकों ने जो है मुख्य रूप से किस पे काम किया, तो पौधों के पोषण पे काम किए। उसके बाद बहुत सारे रासायनिक चीज़ों को खोजे गए, और रासायनिक चीज़ों को खोजना इतना जरूरी क्यों था, क्योंकि आजकल आप लोग देखे हुए कि कितना जो है कुछ भी होता है, रोग लग गया दवा का छिड़काव कर दो, हमारे खेत में कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया हो दवाई का छिड़काव कर दो, उसके बाद कहीं हमारे खेत में खरपतवार हो तो दवाई का छिड़काव कर दो। तो अभी जो है दवाई वो पूरा प्रचलन में है, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहले दवाइयों का प्रचलन उतना नहीं था। तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का विकसित हुआ, रासायनों की खोज हुई, उसके बाद धीरे धीरे जो है उन्नत किस्मों का विकास हुआ। हम लोग आगे जब आगे देखेंगे आधुनिक इतिहास में ही हम लोग देखेंगे कृषि अर्थशास्त्र का किस प्रकार से जो है विकास हुआ, तब हम लोग उसमें देखेंगे किस प्रकार से जो है वो पहले सिर्फ जीवन यापन के लिए कृषि किया जाता था, लेकिन अब तो हम लोग क्या करते हैं कि बेचने के उद्देश्य से कृषि करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्नत किस्मों का विकास हुआ, यानी कि ज़्यादा उत्पादन क्षमता देने वाली किस्मों का विकास हुआ, वैरायटी का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ हमें उत्पादन पौधों से मिलने लगे। उसके बाद है कृषि यंत्रों पर विकास हुआ धीरे धीरे। आप लोग देखते थे कि पहले जो खेती होता था बैलों के द्वारा होता था, उससे ही जुताई होती थी, नहीं तो बहुत सारे लोग खुद से क्या करते थे जमीन खोद करके पौधों को लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहा है कि हमारा युग जो है धीरे धीरे हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट होते जा रहा है, उससे उससे क्या होते रहे हैं आधुनिक तरीकों का प्रयोग होते जा रहा है। जैसे कि पहले क्या था कि बैल से हम लोग खेती करते थे, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, यानी कि कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसको हम लोग किसके द्वारा होते थे, तो बैलगाड़ियों के द्वारा होते थे, टमटम के द्वारा होते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होते जा रही है डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे देश विकसित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया विकास करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है धीरे धीरे परिवर्तन आते जा रहे हैं।
अब देखे हुए कि अब क्या आ गया ट्रैक्टर, उसके जगह पे बैलगाड़ी की जगह पे अब ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर के माध्यम से क्या होता है कि जितनी सारी खेत की जुताई है, कुड़ाई है, एक जगह से खेतीबाड़ी के सामानों को दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो अधिकतर जो है खेतीबाड़ी में किसके माध्यम से होता है, तो हमारा ट्रैक्टर के माध्यम से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारा जो गति है वो विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो आज उन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और हम आपको इसमें कुछ क्लास 11 के लिए मैंने कुछ एडिशनल भी आपके लिए पॉइंट ऐड किए हैं जो आपको क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हम लोग भी यहाँ BSc सवार में इस यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ें, इसके 5-6 कॉलेज है उसमें आकर के पढ़ें, तो आपको अभी से ही तैयारी करनी होगी। क्योंकि किसी कोई भी जो भी कोई मंजिल को हासिल करता है तो कोई उसका एक दिन का मेहनत नहीं होता है, उसके पीछे उसके बहुत सारे मेहनत होते हैं, बहुत सारे लगाव होते हैं, बहुत सारे जुड़ाव होते हैं, तब जा करके हमें क्या होती है, सफलता मिलती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी एक कदम अपनी सफलता की ओर बढ़ाएं, तो आप भी क्या कीजिए, अभी से BCEC एग्जाम होते हैं या फिर ICAR एग्जाम होती है या फिर BSU एग्जाम होती है, तो उन सब एग्जाम में जाने के लिए आपको किस पे फोकस करना होगा, अभी क्लास 11 से ही आपको पूरी तरीके से फोकस करना होगा। और सिर्फ ना ही हमारे ये एग्रीकल्चर बुक पे फोकस करना होगा, बल्कि आपको यदि आप क्लास 11 में एग्रीकल्चर लिए हैं तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तब जाकर के आप तीनों विषय में जब माहिर होंगे, तब जाकर के आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। आसानी से कहने का इन द सेंस कि शुरुआती से जब आप मेहनत करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक के लिए, ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए, कि किस प्रकार से मेन टॉपिक मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके लिए लिखा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको ऑब्जेक्टिव में ही सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हमने सीरियल वाइज लिख दिया है। सबसे पहले पौधों के पोषण प्रकार, उसके बाद है हमारा रसायनों का विकास, उसके बाद है उन्नत किस्मों का विकास, और उसके पास सबसे लास्ट में हमारा जो है वो कृषि यंत्रों में सुधार। कि पहले जो कृषि की जाती थी, पहले इतना बड़ा जिस प्रकार से अभी जो है ट्रैक्टर में हल वगैरह लगा हुआ था, उस टाइप का पहले नहीं होता था। पहले लकड़ी का हल होता था, तब फिर धीरे धीरे लोहा का वगैरह आया, तो फिर धीरे धीरे स्टील ड्रिल का विकास हुआ, इन सभी चीज़ों का विकास हुआ। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि पोषण पर सबसे जो पहला जो लोगों का ये जानने की उत्सुकता थी कि किस प्रकार से जो है पौधे अपना पोषण लेते हैं, पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि जिस प्रकार से आप अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कि कोई भी काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पौधों की, जैसे कि आपको पढ़ना है, लिखना है, यदि सोना भी है, खाना है, देखना है, गाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, जब कोई पदार्थ आप भोज्य पदार्थ जब आप खाते हैं, कोई न्यूट्रिशनल यानी कि पोषक तत्व का जब आप ग्रहण करते हैं, तो उससे जो आपको ऊर्जा मिलती है, उसी से आप क्या करते हैं कि कुछ भी काम करने में सक्षम होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है पौधों को भी क्या होती है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि जितना पौधों को पोषण ज़्यादा मिलेगा, उतने क्या होगा कि जल्दी बढ़ेंगे, वो अच्छा मात्रा में क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा देंगे। जिस प्रकार से कोई बच्चा क्या होता है कि जिसको बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, जिसको एक पोषक तत्व मिलता है, पोषित आहार मिलता है, तो बच्चा क्या होते हैं, उसका मस्तिष्क का विकास, उसका शारीरिक विकास पूरी अच्छी तरीक़ा से होता है, और वो बच्चे तेज भी होते हैं। लेकिन जिसको क्या होता है कि कम मात्रा में भोज्य पदार्थ मिलता है, सही से यानी कि ये पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो वो बच्चे क्या होते हैं, मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और ना ही उसका शारीरिक विकास सही से हो पाता है, और ना ही उसका मस्तिष्क का विकास सही से हो पाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किस प्रकार से जो हम क्या पौधों को दें, जो हमारा उत्पादन क्षमता जो है, जो हमें क्या हो, तो जो पौधों से हमें ये अनाज का उत्पादन होता है वो अधिक से अधिक हो, और पौधे क्या है, अच्छे से फूले फले और समय पर वृद्धि करें। तो सबसे पहले किस पे चला, उसी पे विकास
उसी की खोज में वैज्ञानिकों ने अपना पहला कदम बढ़ाया। तो सबसे पहले जो हमारा वैज्ञानिक थे वो वॉन हेलमेंट थे। तो वॉन हेलमेंट ने सबसे पहले ये बताया कि जो पौधों का जो आधार है वो क्या है, जल है। यानी कि वनस्पति हम लोग किसको बोलते हैं, जितने भी घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं। तो वॉन हेलमेंट ने ये बताया कि वनस्पति जो है, वनस्पति का आधार क्या है, जल है। 1577 से 1644 ईस्वी के बीच में इन्होंने बताया कि पौधे का जो आधार है वो क्या है, जल है। यानी कि जल के बिना जो है जीवन संभव नहीं है, और वो पौधों के लिए भी है, और वो कह सकते हैं कि हमारे लिए भी, क्योंकि बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। और पौधे तो क्या है कि जल के माध्यम से ही सारा कुछ उनका होता है। जो भी पौधे क्या करते हैं कि पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, कहाँ से, मृदा से, यानी कि मिट्टी से ग्रहण करते हैं। तो वो मिट्टी से जो उनको पोषक तत्व मिलता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे वो जो ग्रहण करते हैं वो तो मिट्टी से ग्रहण करते हैं। तो मिट्टी से तो डायरेक्ट पौधों में नहीं आ जाएगा, तो वो किसके माध्यम से आता है, जल के माध्यम से आता है। जब पौधे क्या करते हैं कि मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं, तो उसी के साथ जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, सारा पदार्थ उनको मिलता है, और उसी के माध्यम से वो क्या कर पाते हैं कि अपना भोजन निर्माण कर पाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, आप लोग को पता होगा कि पौधे क्या करते हैं कि मिट्टी से खनिज लवण को प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उस ग्लूकोज में क्या होता है, आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। इन तीनों को मिला करके जो है आपको क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6। तो ये जो है C6H12 और O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाता है पौधों को कहाँ से, तो कार्बन मिल गया, उसके बाद ऑक्सीजन मिल गया, पौधों को कहाँ से मिल जाता है, आपको वायुमंडल से मिल जाता है। और जो हाइड्रोजन जो है वो पौधों को कहाँ से मिलता है, वो पौधों को जल से मिलता है। जब क्या करता है कि पौधे जो है पानी को अवशोषित करते हैं, तो पानी में क्या आता है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, पानी का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, वो H2O होता है। तो इसमें क्या होता है कि पौधों को हाइड्रोजन भी मिल जाता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन भी मिल जाता है, और पौधों को हाइड्रोजन भी मिल जाता है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये जो पौधे हैं क्या करते हैं कि अपना भोजन तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ग्लूकोज तैयार करने के लिए पौधों को क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन की जरूरत होती है, और वो हाइड्रोजन कहाँ से लेती है, तो पौधा जो है जल के माध्यम से लेती है। और जल के माध्यम से जितने भी और भी पोषक तत्व हैं, आगे क्लास 11th में NCERT में आपका जो दिया हुआ है कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं, 17 प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, 17 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि वो 17 प्रकार के पोषक तत्व जो हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उसके बारे में बताएंगे कि उसका, और ये भी बताएंगे कि सबका काम क्या क्या होता है। तो जितने भी क्या होते हैं कि आप लोग जैसे कि खाते हैं तो भात ले लेते हैं, तो क्या सिर्फ भात ही खाते नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारा चीज़ खाते हैं। तो उसी प्रकार से सिर्फ ये ग्लूकोज ही आवश्यक नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। तो वॉन हेलमेंट ने बताया कि जल जो है वनस्पति का आधार है। वो कितना में बताया, तो 1577 ईस्वी से लेकर के 1644 ईस्वी में इन्होंने ये बात कही। इनकी 1577 ईस्वी से लेकर के 1644 ईस्वी में इन्होंने ये बात कही कि जल जो है पौधों का आधार है। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं कि वनस्पति का आधार जल है, ये बात किसने कही थी, जेथरो टुल ने कही थी, वॉन हेलमेंट ने कही थी, जस्टिस वॉन लिविंग ने कही थी, या फिर आपका सर जॉन बेनेट लॉवेज ने कहा था, ये किन्होंने कहा था। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आप किसको टिक करेंगे, वॉन हेलमेंट को टिक करेंगे। उसके बाद वॉन हेलमेंट के बाद आता है हमारा जेथरो टुल। जेथरो टुल जो वैज्ञानिक है, यह भी एक क्या है, ये एक वैज्ञानिक है जेथरो टुल। और जेथरो टुल के जो है आप
दिल में बसा लीजिए अभी से, क्योंकि जेथरो टूल से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्रीकल्चर से संबंधित, तो जेथरो टूल को भूला नहीं जाता। जेथरो टूल ने ऐसा काम किए हैं, ऐसा काम किए हैं कि इन्हें कभी नहीं भूला जाता, इन्हें हर वक्त याद किया जाता है। तो आप भी जेथरो टूल का जो है अभी से दिल में बैठा लीजिए कि जेथरो टूल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। सबसे पहले इनको कहा जाता है फादर ऑफ वीड साइंस, यानी कि खरपतवार का जनक किसको कहा जाता है, तो वो हमारा जेथरो टूल को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग इनको बोलते हैं फादर ऑफ टिलेज मतलब होता है जुताई या कर्षण। तो कर्षण का पिता भी किन्हें कहा जाता है, तो जेथरो टूल को ही कहा जाता है। तो जेथरो टूल को आप VVI मान के चलिए, ठीक है, इसमें मैं डबल स्टार लगा देता हूँ कि इससे बहुत क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जेथरो टूल को क्या कहा जाता है, खरपतवार का जनक, या हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार का पिता बोलते हैं। तो खरपतवार का पिता या खरपतवार का जनक किनको कहा जाता है, तो जेथरो टूल को कहा जाता है। उसके बाद जुताई का पिता, फादर ऑफ टिलेज। तो फादर ऑफ टिलेज या जुताई का पिता या जनक किसको कहा जाता है, तो जेथरो टूल को कहा जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है NRCWS, इसका मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, यानी कि केंद्रीय नेशनल यानी कि भारतीय केंद्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, कि ये जो है मध्य प्रदेश जबलपुर में। हिंदी में थोड़ा सा उच्चारण करने में थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो भारतीय केंद्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है और जबलपुर में। ये कहाँ है, MP में जबलपुर में, ये जबलपुर में है MP में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको भी पूछा जाता है कि बताइए NRCWS कहाँ है। तो NRC मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, तो ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश जबलपुर में। उसके बाद जो है टर्म जो है वीड मतलब क्या होता है, वीड मतलब होता है खरपतवार, वीड मतलब होता है खरपतवार। तो ये जो टर्म है खरपतवार का वो किसने दिया है, तो ये टर्म भी किसने दिया है, जेथरो टूल ने दिया है। तो इसलिए इसको भी याद रखिए। उसके बाद जेथरो टूल का ये मानना था कि पौधे जो पोषण ग्रहण करते हैं, तो क्या करते हैं कि पोषण के रूप में वो मिट्टी का जो छोटा जो महीन कण होता है उसको क्या करते हैं कि ये पौधे ग्रहण करते हैं। लेकिन बाद में जो है पहले के वैज्ञानिक जो है कुछ भी बोलते थे तो वो एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि पहले बहुत कुछ इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तो उस टाइम ये सब बातें जो है बहुत आश्चर्य करने वाले लगती थी। लेकिन ये जो बोले थे कि पौधे जो है मिट्टी को अपने मिट्टी के अत्यंत महीन कण, बहुत जो महीन कण होते उसको क्या करते हैं, पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाद में क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, क्या किया कि एक गमले में मिट्टी को लिया और उसके बाद जब उसको क्या करते रहा कि जितना भी उसको पोषक तत्व चाहिए था, पानी चाहिए था, सब उसको दिया। और जब पौधा बड़ा हो गया तो उस पौधे को क्या कर लिया गया कि अब सही से वहाँ से निकाल लिया गया और मिट्टी वगैरह से और फिर से क्या किया, गमले में पूरी तरीक़ा से झाड़ दिया गया। और जब फिर मिट्टी का वजन किया गया तो मिट्टी का वजन जितना लिया गया था उतना ही था। तो इससे यह साबित हो गया कि मिट्टी की महीन कण जो है पौधे पोषक तत्व के रूप में ग्रहण नहीं करते। तो इतना सारा जो था आपके इसके बारे में था, जेथरो टूल के बारे में। तो जेथरो टूल के बारे में यू हैव मस्ट रिमेंबर अबाउट जेथरो टूल। तो जेथरो टूल के बारे में आपको अवश्य जो है याद रखना चाहिए। उसके बाद है यॉर्थर यंग। तो यॉर्थर यंग ने क्या किया था कि अभी हम लोग किसमें चर्चा कर रहे हैं कि पोषक तत्व की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यॉर्थर यंग ने क्या किया कि इन्होंने जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि खेत में जाकर के गोबर डाल देते हैं हम लोग, जो या फिर हम लोग गेनौरा बोलते हैं, उसको क्या करते हैं खेत में ले जाकर के डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं। या जो भी हमारा क्या होता है कि
हमारा घर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कूड़े कचरे होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक जगह रखते जाते हैं और एट लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग खेत में जा कर के डाल देते हैं। तो देखते हैं कि उससे जो है पौधा का जो है अच्छा विकास होता है और अच्छा ज़्यादा क्या होता है कि उत्पादन भी देता है। तो इन सब चीज़ों को किसने खोजा, तो इन सब चीज़ों को खोजा था आर्थर यंग। आर्थर यंग ने क्या किया कि ये जो है सोडियम हो गया, उसके बाद आपका गन पाउडर हो गया, उसके बाद गाय का गोबर हो गया, इन सब चीज़ों को क्या हुआ कि जब दे करके देखा तो पता चला कि इससे जो होते हैं, क्या होते हैं कि पौधे बहुत ज़्यादा विकास करते हैं। इससे पहले भी क्या हुआ था कि जैसे कि कहीं आप क्या होता है कि फील्ड में जा रहे हैं, तो फील्ड में पहले जो लोग होते थे, घुमंतू होते थे, वो अपने जानवरों को लेकर के चलते थे। या कभी कभी जो है अपने गांव में यदि कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो कभी कभी देखते हुए बहुत सारा क्या होता है कि जानवर क्या होते हैं कि चराने के लिए लोग आते हैं, तो बहुत सारा क्या होती है गोबर वहाँ पे करते हैं जानवर। तो गोबर करने से क्या होता है कि जो प्लांट उसके साइड में होता है, जो वहाँ पर होता है, वो अच्छा से ग्रोथ करता है। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे गोबर होते हैं, जहाँ पे अच्छे क्या होते हैं कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे का सड़ा हुआ पदार्थ, तो वहाँ से क्या होता है कि पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो उस पर तो उन्हीं सब चीज़ों पे किसने काम किया था, आर्थर यंग ने काम किया था, गाय का गोबर लेकर के, सोडियम लेकर के, गन पाउडर। और गन पाउडर किसको बोलते हैं, तो गन पाउडर में मिल जाता है आपका सल्फर हो गया, कार्बन हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी चीज़ें रहती हैं। इन सभी चीज़ों को जब पौधे में डाल करके देखा गया तो इनसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, यानी कि पौधे बहुत अच्छा उत्पादन दे रहे थे, बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ रहे थे, विकसित कर रहे थे। तो इन सब का यानी कि विकास किसने किया, इन सबको किसने खोजा, तो आर्थर यंग ने खोजा। उसके बाद आते हैं जस्टिस वॉन लीविंग। जस्टिस वॉन लीविंग से भी आपको क्या करता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्थर यंग से आपको उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जस्टिस वॉन लीविंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें कहा जाता है कृषि रसायन का पिता या कृषि रसायन का जनक, या हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो जस्टिस वॉन लीविंग को कहा जाता है फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, तो जस्टिस वॉन लीविंग को कहा जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम को भी आप याद रखिए कि लॉ ऑफ मिनिमम और कृषि रसायन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का पिता जो किन्हें कहा जाता है, तो वो जस्टिस वॉन लीविंग को कहा जाता है। लॉ ऑफ मिनिमम भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ मिनिमम जो है किसने दिया था, तो इन्होंने जस्टिस वॉन लीविंग ने दिया था 1840 ईस्वी में। तो लॉ ऑफ मिनिमम क्या है कि क्या होती है कि पौधों की कुछ मात्रा में क्या होती है कि पौधों को यदि आप क्या करेंगे, सही से सारा चीज़ आप देंगे तो सही से फलेगा फूलेगा, विकास करेगा। लेकिन किसी एक तत्व कि पौधों को कितना तत्व की जरूरत होती है, 17 तत्व की जरूरत होती है। तो उसका और क्या होता है कि कोई भी एक तत्व वहाँ से हटा लीजिए तो पौधे सही से विकास नहीं कर पाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कि 17 एलिमेंट 17 पोषक तत्व जो है आपको पौधा को देना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो सही से वृद्धि और विकास करेगा। इनमें से किसी भी एक का कमी होगा तो क्या होगा कि वो जो पौधा सही से विकसित नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। तो इसको किसने प्रपोज किया था, इसको किसने दिया था, इसको दिया था जस्टिस वॉन लीविंग ने दिया था। कितना में 1840 ईस्वी में। उसके बाद है सर जॉन बेनेट लॉवेज। तो सर जॉन बेनेट लॉवेज ने क्या किया था कि जिस प्रकार से हम अभी शुरुआती दौर में बताएंगे किस प्रकार से जो भी है ये रसायनों का प्रयोग हो रहा है, जितना भी हम लोग क्या कर रहे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें रसायनों का बहुत ही अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। तो रसायनों का जो खोज किया था वो किसने किया था, सर जॉन बेनेट लॉवेज ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही क्या किया था कि सबसे पहले सुपर फॉस्फेट बनाया। सुपर फॉस्फेट में हम लोग देखते हैं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, डबल सुपर फॉस्फेट होता है। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, फॉस्फेट बनाना मतलब कि सीखा। तो फॉस्फेट बनाना जब इन्होंने क्या किया, सीख लिया, तो उसके बाद आपका यूरिया भी बनाया जाने लगा, उसके बाद डायमोनियम फॉस्फेट DAP बनाया जाने लगा, और भी बहुत सारे क्या हुआ कि जितने भी आपका कृषि में रसायन का उपयोग होता है उन सभी चीज़ों का आपका क्या किए जाने लगा, यानी कि प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि फर्टिलाइजर आने लगा। तो
अब हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से अपने खेत में जाकर के यूरिया या DAP का छिड़काव कर देते हैं। तो इन सबको जो है, इन सब किनका देन है, सर जॉन बेनेट लॉवेज। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको मैंने लिया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये आपका दोनों पार्ट इसमें जो है कवर हो गया। आप लोग देखिए कि उन्नत किस्म का जो है विकास किस प्रकार से होगा। और हाँ, एक चीज छूट गया कि जेथरो टूल ने क्या लिखा है, हॉर्स हाइव हस्बेंड्री। इसको भी याद रखिए, ये भी सवाल जो है पूछे जाते हैं कि हॉर्स हाइव हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हॉर्स हाइव हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी, तो जेथरो टूल ने लिखी। हॉर्स हाइव हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी, जेथरो टूल ने। और इस किताब के आधार पर क्या किया गया, आपका सीड ड्रिल मशीन का डेवलप किया गया। सीड ड्रिल मशीन क्या होता है कि एक बुआई का यंत्र होता है। क्या होता है, बुआई का यंत्र, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि बीज की बुआई करते हैं। सीड ड्रिल के बारे में भी आगे है, हम लोग जब पढ़ेंगे कृषि कर्षण यंत्र, उसमें हम लोग आपको बताएंगे पूरे डिटेल्स में कि ये जो है सीड ड्रिल क्या होता है। उसी के आधार पर जो है आपका घोड़ा चालित कल्टीवेटर, अब तो ट्रैक्टर आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कल्टीवेटर जो लगा हुआ था, जिसमें क्या होता है 9 फार होते हैं या 11 फार होते हैं या 13 फार होते हैं, तो अब वो आ गया। लेकिन पहले जो तो ट्रैक्टर था नहीं, तो उस समय क्या किया जाता है, घोड़ा चालित कल्टीवेटर का डेवलपमेंट किया गया था, विकास किया गया था, या फिर बैलों के द्वारा जो खींचने वाले जो कल्टीवेटर होते हैं उसका बाद में फिर विकास किया गया। तो इन सब जो है किसके आधार पर किया गया है, इन सब जो है हॉर्स हाइव हस्बेंड्री ये नामक जो बुक है, उन्हीं के आधार पर क्या किया गया है, घोड़ा चालित कल्टीवेटर का विकास किया गया है। तो हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि उन्नत किस्मों का विकास, यानी कि उन्नत किस्मों का जो है विकास किस प्रकार से हुआ। तो उन्नत किस्मों का जो विकास हुआ है, सबसे पहले क्या होता था कि किसान लोग कम बुद्धिमान नहीं थे या कम तेज नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले के लोग क्या करते थे, या फिर जो अभी भी क्या करते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं वो अभी भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो अच्छी अच्छी बालियाँ होती है, या आपका जो मक्का का खेत है, तो अच्छी अच्छी जो मक्का की बालियाँ होती है, जो दाना होती है, उन्हें क्या करते हैं किसान अलग करके एक कोठी में जा करके या फिर कोई अच्छा सा डब्बा में भर करके उसको पैक करके दवा डाल करके सही से रख देते हैं, ताकि वो जो हमारा जब उसको क्या करेंगे, जब अगले साल जा करके लगाएंगे तो हमें अच्छा से अच्छा उत्पादन देगा। या फिर कोई टूटा हुआ है, या फिर किसी में रोग लग गया है, या किसी में कोई चूहा खा गया हो, तो इस प्रकार की जो हम दानों की बुआई करेंगे तो उतनी मात्रा में अच्छी उपज नहीं दे पाएंगे। तो इन सब जो है परंपरा जो है शुरू से ही चलती आ रही थी कि लोग क्या करते थे कि जो अच्छी जो भुट्टा की बालियाँ होती थी या जो अच्छे दाने होते थे, उनको क्या करते थे अलग करके रखते थे, या भुट्टा ही जितने भी सारी फसलें लगाई जाती थी उन सभी को जो क्या होती है, जो अच्छे फसल होती थी उनको क्या कर लिया जाता था, अलग कर लिया जाता था, और अगले साल उन्हीं को क्या किया जाता था कि लगाने के लिए रखा जाता। अभी भी बहुत सारे गांव में जो है किसान क्या करते हैं कि जिस खेत का फसल अच्छा होता है वो क्या करते हैं, उन खेत वाले फसल को अच्छे से दवा डाल करके क्या करते हैं, वो स्टोर करके जमा करके रख देते हैं, और अगले साल को क्या करते हैं कि फसल के रूप में वो बीज के रूप में उस पौधे का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बेहतर बाली और भुट्टों की बुआई करना जो है किसानों की ललक रही है कि अच्छे जब क्या होंगे कि हमारे बीज होंगे तो अच्छे पैदावार भी होंगे। उसके बाद क्या किया जाने लगा कि अन्य क्षेत्रों में जैसे कि हम लोग लगा रहे हैं कि पहले क्या होती थी कि पंजाब में सिर्फ वीट होता था, सिर्फ बहुत ज़्यादा गेहूँ मात्रा में गेहूँ ही होता था। लेकिन अब क्या किया है कि और बंगाल में सिर्फ ये धान ही होता था। तो अब लेकिन क्या किया है कि जो आपका पंजाब है वहाँ भी धान लगा करके देखा गया, तो वहाँ बहुत अच्छा धान हुआ। तो वहाँ भी अब क्या किया जाने लगा, धान लगाया जाने लगा। बंगाल में अच्छी किस्म के जो ये
आपका गेहूँ लगाया गया तो वहाँ भी अच्छा पैदावार हुआ। तो अब क्या किए जाने लगे उस टाइम में भी इस प्रकार का काम किया जाता था कि जब कोई क्या जाता है रिश्तेदार यहाँ जाते थे तो उनको दे देते कि जाइए आप यहाँ आप जो क्या किए अपने यहाँ इसको लगाइए। तो इस प्रकार से क्या किया जाने लगा, देखा जाने लगा कि जो हमारे क्षेत्र का जो ये सीड है, जो हमारे क्षेत्र का जो बीज है उसके क्षेत्र में कैसा उत्पादन देगा। हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में जो बीज उतना मात्रा में जो अच्छा उत्पादन नहीं दे रहा हो, दूसरे क्षेत्र में जाकर के क्या वो अच्छा उत्पादन देने लग जाए। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जो यहाँ अच्छा उत्पादन नहीं दे रहा है, किसी के यहाँ गया तो बहुत अच्छा उत्पादन दिया, तो लोग क्या करते थे कि लोग पूछने लगते हैं कि आपका तो बहुत फसल जो है बहुत अच्छा फसल हुआ, आप जो है फसल कहाँ से लाए थे, किसके यहाँ से लाए थे। तो जो लाते हैं बताते कि हाँ हम इसके यहाँ से लाए थे, यहाँ से लाए थे, तो हमारा फसल जो है बहुत अच्छा हुआ। तो आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपका जो फसल होगा हमको भी दे दीजिएगा और हम भी क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे। तो वो जो सीड होता है एक प्रॉपर एरिया में क्या होता है कि सभी एरिया में फिर उसी प्रकार का फसल जो है लगाया जाने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उस वो जो सीड था, वो जो प्रॉपर जो वेराइटी थी उस एरिया के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही बढ़िया हो जाती है और उस एरिया में हमेशा इसको लगाया जाने लगता है। उसके बाद क्या किया गया कि जब दूसरे देशों से भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसी धान की किस्में हैं, बहुत सारी ऐसी जो है हमारा गेहूँ की किस्में हैं, वो भी क्या की गई हमारे देश में ला करके लगाया गया। जैसे कि शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि IR8 किसकी वैरायटी है, तो ये भी आप लोग ये जो है धान की वैरायटी है, कौन सा वाले IR8। इसके बारे में क्या होता है कि पूछा जाता है कि ये जो है किसकी वैरायटी है, IR8 किसकी वैरायटी है, धान की वैरायटी है। और ये कहाँ से रिलीज हुई, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका फिलीपींस में, तो आपका कहाँ ये फिलीपींस में, और यहीं से क्या हुआ है कि आपका जो IR8 जो है चावल विकसित हुआ। उसके बाद कुछ आता है आपका जैसे कि ये कैल्शियम नेटिव 1, इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, TN1, इस नाम से भी हम लोग क्या करते हैं इसको जानते हैं। तो ये जो वैरायटी है वो धान की वैरायटी है, ये कहाँ विकसित की गई, चाइना में विकसित किया गया। ये कहाँ क्या विकसित, ये चाइना में किया गया। और ये जो सबसे पहला जो हाइब्रिड ये धान था वो हमारा कौन था, कैल्शियम नेटिव 1 ही था। तो इन सारी किस्मों की जो है विकास धीरे धीरे हुई। उसके बाद कुछ गेहूं की किस्में, उसको भी क्या किया गया हमारे देश में लाया गया। जैसे कि आपका गेहूं की किस्में की यदि बात करें तो आपका सोनोरा 64 है, सोनोरा 63 भी है, सोनोरा 63 है। उसके बाद मायो 64 है, उसके बाद मायो 64 है। तो इन सब चीज़ों को कहाँ से लाया गया, ये दूसरे देशों से हमारे देशों में मांगा गया। और यहाँ जब क्या किया गया, लगा करके देखा गया तो हमारा अच्छी मात्रा में क्या हुआ, उपज आया। तो इनको भी क्या किया जाने लगा, यहाँ पे लगाया जाने लगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मंगाई गई, दूसरे देशों से हमारा ये सब जो है धान जो है मंगाया गया और हमारे देश में भी लगाया जाने लगा। और उसके बाद में आपका कि बोनी, उसके बाद क्या इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे हमारे देश में आया और देखा जाने लगा। तो क्या हुआ, अच्छा विकास, अच्छा धान का उत्पादन दिया और इन सभी किस्मों का हमारे देश में जो है उत्पादन किया जाने लगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इन सब चीज़ें जो है चलती रही। उसके बाद जब एक क्रांतिकारी घटना तब घटी जब क्या हुआ कि हमारे देश में या कहें कि जो दुनिया में जो वर्ल्ड में हाइब्रिड किस्में का जब विकास हुआ। किस किस्मों का विकास हुआ, हाइब्रिड। आप लोग हाइब्रिड जो है बहुत नाम सुने होंगे कि हाइब्रिड लगाओ अच्छा उत्पादन देगा। अब कोई भी बच्चा जब जाता है धान में कोई भी सीड लेने के लिए, कोई भी बीज लेने के लिए जब किसान जाते हैं तो बोलते हैं कि हाइब्रिड वाला बीज, क्योंकि उसका जो उत्पादन होगा बहुत ही अच्छा होगा।
तो हाइब्रिड कैसे बनता है? हाइब्रिडाइजेशन मेथड से बनता है, यानी कि संकरण की प्रक्रिया से संकर धान बनता है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संकर। और संकर को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो कुछ कुछ टर्म होते हैं जो आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये जो संकर किस्म की जो प्रजाति है, जो हाइब्रिड नस्ल है, उससे क्या होता हुआ कि बहुत ही बड़ा युगांतकारी घटना घटी इसमें हमारे कृषि इतिहास में। उससे क्या किया जाने लगा कि दो गुण, दो अलग अलग गुण, मान लीजिए कि दो पौधा है, एक में क्या है? रोग रोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो पौधा क्या कर सकता है कि रोग, यानी कि बहुत सारा जब डिजीज पेस्ट आएंगे तो उसको हानि होगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में हानि होगी। तो यानी कि उसके पास रोग रोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, और लेकिन उसमें उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता। चलिए आपको यहाँ पे समझाते हैं, बोर्ड पे सही समझ में आए। एक है आपको जैसे रोग रोधकता, यानी कि रोग रोधक क्षमता, रोग रोधक क्षमता जो है इसके पास अधिक है, लेकिन उपज क्या है? उपज जो है कम। रोग रोधक क्षमता क्या है? ज़्यादा, लेकिन उपज जो कम। इसका अधिक उपज क्षमता, यानी कि उत्पादन ये अत्यधिक मात्रा में होता है, उत्पादन ये कितना देता है? अधिक मात्रा में होता है। लेकिन रोग रोधक क्षमता जो है रोग रोधक जो क्षमता उसमें कम है। तो अब हमको क्या चाहिए कि हमको एक ऐसा पौधा चाहिए जिसमें दोनों का गुण, यानी कि दोनों का गुण करने का मतलब अधिक उपज क्षमता भी हो और रोधकता भी हो। तब जब क्या होगा कि दोनों गुण हमारे एक ही पौधों में आ जाएंगे तो हमको क्या होगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड जिसमें रोग रोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी, उसमें हमको किसी प्रकार का जो है दवा देने का ये जरूरत नहीं पड़ेगा किसी भी रोग का, तो ये भी गुण भी आ जाएगा, और अत्यधिक मात्रा में जो है हमारा क्या होगा? उत्पादन भी होगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन मेथड आया तो इन दो अलग अलग प्रकार के गुणों को एक पौधे में क्या किया जा सकता था? एक पौधे में मिलाया जा सकता था। तो इनको क्या किया जाने लगा कि दो अलग अलग गुण जो पौधे में होते हैं, या दो से अधिक पौधों को भी दो से अलग, मान लीजिए कि किसी में रोग रोधक क्षमता ज़्यादा है, किसी में कम पानी में भी उपज अच्छा देता है, किसी में ये उत्पादन क्षमता अधिक है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडी सह सकता है। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जा सकता था कि एक ही पौधे में डाला जा सकता था। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि अब हाइब्रिड किस्म की विकास हुई, यानी कि उसमें आप कम मात्रा में भी सल्फेट उपयोग कीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा? उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगा। तो ये जब आया क्या होगा? हाइब्रिडेशन आया, तो उसकी क्या होने लगा कि हाइब्रिड किस्मों का विकास हुआ और उत्पादन क्षमता में अधिक से अधिक बढ़ोतरी होने लगी। तो क्या हुआ कि यहाँ अधिक क्षमता था और यहाँ रोग रोधकता था। अब दोनों के गुण में क्या कर दिए? दोनों को पौधा को मिला के एक पौधा बना दिए, और उसका जो था उत्पादन क्षमता भी अधिक था और क्या था? रोग रोधक क्षमता भी अधिक था। उसी प्रकार से एक है नोरिंटोल, इसमें आप जो है डबल स्टार लगा लीजिए, नोरिंटेल, और ये आपका है डीजीवूजेन, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और नोरिंटेल को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के कारण क्या हुआ? हरित क्रांति हमारे देश में आई, हमारे देश में भी आया, और वर्ल्ड के जितने भी कोने कोने में, दुनिया के सारे कोने में जो हरित क्रांति का जो कारण बना, वो कौन बना? नोरिंटेल और डीजीवूजेन नामक जो है फसलों की प्रजाति है। इन्हीं के कारण जो क्या हुआ कि हमारा हरित क्रांति आई। डीजीवूजेन ये क्या है? धान की बौनी किस्म है, और नोरिंटेल जो है गेहूं की बौनी किस्म। तो अब क्या किया? पहले क्या होता था कि बहुत लंबे लंबे धान होते थे, तो लंबे लंबे धान होते थे, जब उसमें क्या होता था कि जब बालियां लगती थी गेहूं का हो या फिर धान का, तो वो गिर जाता था, हवा चला गिर गया, तो हवा चलता था गिर जाता था, क्या होता था कि धान को काटने में बहुत दिक्कत होता था। उसके बाद जब वो गिर करके पानी में चले जाते थे तो बहुत सारे धान में क्या होता था? रोग लग जाता था, सड़ जाते थे, गल जाते थे, ये सारी प्रॉब्लम आती थी। तो उनसे बचने के लिए क्या किया गया है कि धान की बौनी किस्मों का विकास किया गया।
उससे बचने के लिए क्या किया, धान की बौनी किस्मों का विकास किया। अब धान के जो बौनी किस्म थे वो कैसा थे कि वो हवा कितना भी जोर से चलता था तो उनका जो तना था वो बहुत मजबूत होता था और वो जल्दी गिरते नहीं थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि धान के ये गेहूं का बौनी किस्म का विकास हुआ, धान के बौनी किस्म का विकास हुआ। तो ये जो नॉरेन टेन जो था वो गेहूं का कैसा था, बौना किस्म था। तो ये गेहूं का बौना किस्म था, लेकिन इसमें क्या होता था कि उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं था। तो अब देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या बताएंगे, ये नॉरेन टेन है। तो नॉरेन टेन को हम लोग यहाँ रख दीजिए और नॉरेन टेन में क्या है कि ये कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। नॉरेन टेन कैसा है, नॉरेन टेन जो है वो बौना है। इसका क्रॉस हम लोग किससे करवा देंगे, लंबा वाला पौधा से। लंबा वाला पौधा क्या होता था, उपज जो क्षमता था वो अधिक था, उपज जो कैसा होता था वो अधिक होता था। नॉरेन टेन में जो उपज क्षमता था वो क्या होता था, कम होता था। अब इन दोनों को आपस में क्या किया गया, हाइब्रिड बना दिया गया। हाइब्रिड बना दिया गया तो क्या हो गया कि पौधा जो है बौना हो गया, पौधा भी बौना हो गया और उपज में भी क्या हो गया, और उपज में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। तो एक ऐसा पौधा था जिसमें क्या था, उपज की क्षमता भी अधिक थी और बौना भी था। तो वो हवा चलता था तो गिरता भी नहीं था और उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में देता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उत्पादन क्षमता भी बढ़ गई और हमारा जो है फसल जो था वो गिरता भी नहीं था। इस प्रकार से क्या हुआ कि इस प्रकार की फसलों को जितने भी था, सबसे पहले इस प्रकार का जो है विकास हमारे अमेरिका मैक्सिको में हुआ, मैक्सिको देश में हुआ। और इसमें जो वैज्ञानिक थे वो थे एन बॉर्लॉग। कौन थे, एन बॉर्लॉग थे। और इन्होंने ही क्या किया कि नॉरेन टेन के गेहूं को जो मैक्सिको में जो अमेरिका में जो लंबे प्रजाति थे उनको क्या किया कि उनके साथ क्रॉस करवाया। कौन थे, तो हम नाम भी लिख देते हैं, नॉर्मन ई बॉर्लॉग। इसको बोलते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बॉर्लॉग। इन्होंने ही क्या किया कि जापान से इस वैरायटी को क्या किया, जापान से लाया। हमारे एक वीडियो इसमें हमने डिस्कस किया है हरित क्रांति की कहानी। उस वीडियो का लिंक जो हम इस बॉक्स के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया कि नॉरेन टेन क्या है, नॉर्मन ई बॉर्लॉग कहाँ से लाए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बताया। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया आ जाए। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बॉर्लॉग थे, इन्होंने ही क्या किया कि नॉरेन टेन को ये जो हमारा जो बौनी प्रजाति थी उनको लंबा प्रजाति के साथ क्रॉस करवा दिया। तो ये बौना भी था और उपज भी अच्छी खासी मात्रा में देता था। इसी प्रकार से जो हमारा किया गया इसके साथ डीजी वुजेन धान के साथ किया गया। तो डीजी वुजेन जो था वो धान की बौनी किस्म थी और धान की बौनी किस्म थी और इसको करा दिया गया लंबे वाले के साथ क्रॉस। तो लंबे वाले के साथ क्रॉस करा दिया तो लंबे वाले का उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा था और उसके बाद इसमें जो है ये बौनी थी इसमें उतना ज़्यादा ये जंगली टाइप का वैरायटी था जो नॉरेन टेन है या डीजी वुजेन है। ये जंगलों में पाया जाता था, थोड़ा बहुत उत्पादन था लेकिन इसमें रोग रोधक क्षमता बहुत ज़्यादा था। ऐसे भी देखते हैं कि जंगल में जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, आप उसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं डालते हैं, किसी प्रकार का सल्फेट नहीं देते, कुछ भी नहीं देते हैं, पानी उनी कुछ भी नहीं, फिर भी अपने क्या होता है ये सब उग जाते हैं। इसका मतलब इसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इसमें ज़्यादा पावर होता है इस चीज़ के रेसिस्ट करने का। ठंडी आ गई, चलो कोई बात नहीं, आराम से सह लिया। इस प्रकार से देखते हैं आप जो लोग फुटपाथ पे होते हैं तो आप लोग घर में आराम से ठंडी आता है तो पूरा रजाई जैकेट पूरा ओढ़े हुए हैं, फिर भी घर में ठंडी लग रहा है, हीटर चला देंगे। लेकिन जो लोग सोचिए उनके बारे में, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनको ना ही उतना अच्छा कंबल नसीब होता है, ना ही उनके पैर में जूते होते हैं, ना ही उनके लिए अच्छा सा जैकेट होता है, ना ही अच्छा सा स्वेटर होता है, फिर भी वो इतने रेजिस्टेंस होते हैं उस पर, उसके प्रति क्या होता है कि सारे जाड़ा गर्मी बरसात सबको झेल जाते हैं।
तो उसी प्रकार से ये सारे पौधे भी होते हैं कि जहाँ बरसात कुछ भी आए ये सब झेल लेते हैं। तो उनका जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं इसके साथ जो अच्छी खासी उत्पादन देने वाली होती है तो उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि कहने का मतलब है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा अच्छा होता है और उसके बाद उपज भी अच्छी होती है। तो इसका DG का जो धान का जो क्रॉस करवाया था उसको O.A. भोगल एक वैज्ञानिक का नाम है, उनको धान में जो करवाया था उसका नाम क्या है? O.A. भोगल। यही वैज्ञानिक ने क्या कराया था, धान की किस्मों में क्रॉस करवाया था। और जो इन्होंने क्रॉस करवाया था और देखने को मिला था बहुत अच्छा जो है उपज दिया। तो DG जो है ये आप लोग दोनों जो है याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि हरित क्रांति। तो इसी के बाद क्या हुआ कि हरित क्रांति जो है पूरे दुनिया के हर कोने में जो हरित क्रांति फैली है और अपने देश में जो हरित क्रांति क्या हुई 1966 से 67 में लेकर के आई। और इन सारी जितना भी वेराइटी है IR है, सोनोरा 64, माया 64, ये सोनोरा 63 है, ये उसके बाद है लरमा रोजो, उसके बाद वेराइटी और भी है लरमा रोजो, लरमा रोजो। इन सारी जितनी भी वेराइटियां हैं सब का जो है 64-65 के दौरान में जो है सब वेराइटी के जो विकसित की गई। उसीलिए जब हरित क्रांति आया तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में किनको माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और पूरा वर्ल्ड में किसको माना जाता है हरित क्रांति का जनक? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक वर्ल्ड में। Green Revolution, the father of Green Revolution in the world is Dr. Norman Ernest Borlaug, and father of Indian Green Revolution is Dr. MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है और विश्व के हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। तो इसी दौरान इसी सब बौनी किस्मों के चलती जो है हाई यील्डिंग वैरायटी, इसको क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज क्षमता वाली किस्मों के कारण जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन कारणों से जो है हरित क्रांति हमारे देश में आई? तो हाई यील्डिंग वैरायटी के कारण। उसके बाद जो है हम लोग इस समय कर लेते ये फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स, ये सारी जो वैरायटी थी यानी कि कम मात्रा में हम लोग क्या करते थे सल्फेट वगैरह देते थे तो अच्छा रिस्पॉन्स करते थे, मतलब कि अच्छा ज़्यादा डेवलपमेंट होता था। तो हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स के कारण और उसके बाद है बौनी किस्म की प्रजातियों के विकास के कारण, उसके बाद उच्च उपज क्षमता वाली प्रजातियों के विकास के कारण जो है हमारे देश में हरित क्रांति आई। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए कि कृषि यंत्रों में सुधार या कृषि यंत्रों का विकास, ट्रैक्टर वगैरह का जो विकास कैसे हुआ, उसके बाद फाल वगैरह का सब जो है विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब ज़्यादा हम लोग टाइम ले लेंगे, बस 5 मिनट में सारा जो है वीडियो पूरा ये कंप्लीट आपको हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फैक्ट है, अब यहाँ कुछ समझाने वाली वैसी बात नहीं है। तो रॉबर्ट रैनसम ने 1785 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया? ये ढलुआ लोहे का हार बनाया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ढलुआ लोहा दो प्रकार का होता है, एक होता है ढलुआ लोहा, एक होता है पिटवा लोहा। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो देखा नहीं होगा तो पढ़ा भी होगा। तो ये ढलुआ लोहे का जो है हार बनाया रॉबर्ट रैनसम ने 1750 ईस्वी में। उसके बाद ये स्वयं धार बनवाने वाला। तो क्या होता है कि जब ये हमारा जुताई की
1830 ईस्वी में जो रॉबर्ट रनसन ने जो बनाया था वो कैसा था, स्वयं धार बनाने वाला, यानी कि चलते जाता था, वो घिसते जाता था और क्या होता जाता था, अब धार जो है अपने आप बनते जाता था, यानी कि आपको बनाना तो पड़ेगा लेकिन बहुत समय के बाद बनाना पड़ेगा। तो ये था स्वयं धार बनाने वाला फार्म मतलब जो खेतों में जब क्या होता है कि जुताई के यंत्र चलते हैं तो जो खेतों को पेनिट्रेट करके चलता है, जो खेतों के जो जमीन के अंदर अंदर चलता है उसको हम लोग बोलते हैं फार्म। उसके बाद 1830 ईस्वी में पहला कारगर सीड ड्रिल यानी कि बुआई यंत्र, और भी बहुत सारे पहले भी इस प्रकार के यंत्र बनाए गए थे, लेकिन पहला जो कारगर बुआई यंत्र साबित हुआ वो था 1830 ईस्वी में हमारा पहला कारगर बुआई यंत्र सीड ड्रिल का निर्माण हुआ। उसके बाद सबसे वीवीआई जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहला ट्रैक्टर कब बनाया गया, पहला ट्रैक्टर कब बनाया गया, तो 1892 ईस्वी में बनाया गया, और वो कहाँ बनाया गया, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहला ट्रैक्टर कहाँ डेवलप हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेवलप हुआ, और कब डेवलप हुआ, तो 1892 ईस्वी में डेवलप हुआ। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे जो हम बात करेंगे वो कृषि अर्थशास्त्र जो है किस प्रकार से विकास हुआ, तो हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो कृषि अर्थशास्त्र पे होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो बने रहिए हम लोगों के YouTube चैनल एग्री गाइडेंस के साथ। और अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा आने वाला नोटिफिकेशन जो है, हम जब भी आपको वीडियो किसी भी प्रकार का आप लोगों को लिए अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले आपको लोगों तक पहुँच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सके। और आप भी अच्छी इंस्टीट्यूशन में BHU हो या JVPET हो या यहाँ पे आपका भागलपुर शौर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, आप अच्छे से संस्थानों में पढ़ सकें। तो इसके लिए मैंने आपको शुरू से ही तैयार करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो बेसिक जो है वो मजबूत हो जाए। कहाँ से, क्लास 11 से। और क्लास 11 to 12 जब आप दोनों पढ़ लीजिएगा तो कहीं कोई कसर नहीं रहेगा, और जो कसर बच जाएगा उसको हम लोग सब मिलकर के उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि अनिकेत सर भी आते हैं तो क्या करते हैं कि अलग अलग टॉपिक को लेकर के आते हैं, उनके पास डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारा है, वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि हमसे भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा जानते हैं इस मायने में कहा जाए, क्योंकि उनका भी जो है सिलेक्शन हुआ था कहाँ, ये BHU में। उसके बाद इनका भी जो यहाँ पे जो BCC में रैंक था उनका भी 3 था, तो उनके पास भी बहुत अच्छा नॉलेज है। और वो क्या लेकर के आते हैं, वो अपना इधर उधर से जितना भी होगा सारा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन होता है, जो भी जिससे आप क्या कर सकते हैं कि मार्क्स गेन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बता रहा हूँ क्या सब बेसिक चीज़ें हैं, कि इन सब बेसिक चीज़ों को जान करके जब जानिएगा तभी आप क्या कर लेंगे कि जब अपर लेवल वाला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा या समझाया जाएगा तब आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। आप लोगों ने बताया कि ये हाइब्रिड वैरायटी था, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और अधिकतर जो क्वेश्चन आ रहे हैं BCC में, खास करके हमने देखा है कि 1-2 साल से वो सारे NCERT से क्लास 11 और क्लास 12 से ही आ रहे हैं, और कुछ जो इधर उधर से आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो उन्हें